हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 14 यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला पहला आर्टिकल। तो आज हम आर्टिकल 14 देखने जा रहे हैं और आर्टिकल 14 से जुड़ी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, आर्टिकल 14 में क्या है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कही गई है, जिसमें दो तरह के रूल हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि लंदन के कानून से या ब्रिटिश कानून से लिया गया था, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका के कानून से लिया गया था। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, सॉरी। तो ये दोनों चीज़ें, हालांकि उन दोनों, अगर ब्रिटेन की बात करें या अमेरिका की बात करें तो उनके में एक एक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ है लंदन में, मतलब ब्रिटिश में, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका के संविधान में है। लेकिन हमारे देश में दोनों को अपनाया गया है। तो हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 14 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति से नहीं है, कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई पंजीकृत समिति भी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए उसे इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से अवज्ञा नहीं कर सकती या इनकार नहीं कर सकती। कानून के समक्ष सब समान हैं और सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। कानून के नज़र में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हनन नहीं किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्या, और रूल ऑफ लॉ क्या है। तो ये इसमें बताया गया है कि भारत संविधान में भाग 3 में मौजूदा समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ ही आर्टिकल 15 जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 15 कैसे जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 15 कहता है कि जो राज्य है, किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश, सिर्फ यहाँ पे लिखा है, संविधान की बुक में केवल मिलेगा, तो केवल का ही यूज करना, क्योंकि जो प्रॉपर है वही सही है। केवल, ओके, केवल। इसमें कहा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, सिर्फ इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई आप जॉब करना चाहते हो और उसके लिए कोई वो डिग्री चाहते हैं, जैसे मान लो आपको शिक्षक बनना है, तो आप उन्हें उन्हें बीए, कोई संस्था को बीएड चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वो इस चीज़ पे भेदभाव कर सकते हैं कि जिसके पास बीएड का डिग्री नहीं है उसको नहीं लेना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इस वजह से सिर्फ लिखा है, सिर्फ या केवल लिखा है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। हाँ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वलिटी अंडर द लॉ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, और एक्सेसिबल रेमेडी होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई किसी भी प्रकार का उपचार है, रेमेडी मतलब होता है उपचार, तो किसी भी प्रकार का उपचार है, या दर्द निवारक भी आप कह सकते हो। रेमेडी बॉल में आती है ना, उससे याद रख लो। तो कोई राज्य कभी भी राज्य कोई भी जो सही राज्य है, अच्छा राज्य है, जिस जो जो एक अच्छी डेमोक्रेसी की परिभाषा होनी चाहिए, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का उसे अगर दर्द है, दर्द का मतलब कह सकते हैं जैसे कानून के तौर पे उसको दर्द है, या उसको कानूनी दर्द मतलब जैसे उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ किसी चीज़ में वो फंस गया है, और उसे उसके ऊपर झूठा आरोप है या झूठा नहीं भी है, तो भी उसको प्रॉपर वकील वगैरह मुहैया कराना राज्य का धर्म है। इसी प्रकार से अदर चीज़ों में भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है रेमेडी, और बाकी आप समझते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो मेन चीज़ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटिश कानून से लिया गया था। अब कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश कानून में कहाँ से आई, ब्रिटिश कानून में कहाँ से आई, ये आपके लिए जानना जरूरी। तो ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश जूरिस्ट थे एक, जिनका नाम था एवी डाइसी। तो उन्होंने अपने बुक में पहली बार लिखा था डाइसी, ठीक है, डाइसी की
डाइसी की वो आप अभी पढ़ लेना टाइम मिले तो डाइसी ने 1885 में एक बुक लिखी थी जिसमें पहली बार उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी और इसको एट एग्जैक्ट ब्रिटिश कानून में रखा गया है। तो इन्होंने 3 चीज़ें बोली अपने रूल में। रूल नंबर 1 बोला कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, दूसरा बोला इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए जो भारत के संविधान में रखा गया संविधान लागू होने के साथ साथ, और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होना चाहिए। तो अब इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। ये सारा का सारा ब्रिटिश कानून में, ब्रिटिश संविधान में रखा गया और ब्रिटिश संविधान के साथ साथ जब भारत का संविधान बना तो सेम चीज़ें भारत के संविधान में भी अपनाई गई। साथ में अमेरिका के संविधान से भी लिया गया, लेकिन अभी इसकी बात करते हैं। तो आप ध्यान रखना, ब्रिटिश कानून और अमेरिका के कानून में अंतर क्या है। अभी ब्रिटिश कानून की बात करते हैं। ब्रिटिश का संविधान जो है, ब्रिटिश की संसद, मान लो ये ब्रिटिश की संसद है, तो ब्रिटिश की संसद जब चाहे किसी कानून को बदल सकती है। वहाँ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता किसी कानून को बदलना। वो आराम से ब्रिटिश कानून जो है आराम से संशोधित हो जाता है। और अगर अमेरिका की बात करें, अगर ये झंडा है कुछ ऐसा ही है, तो अगर अमेरिका की बात करें तो उनका कानून बहुत टफ है। अगर एक बार बन गया तो अभी तक मुश्किल से 7 या 8 संशोधन हुए हैं अमेरिका के संविधान में। ब्रिटिश के कानून में तो कभी भी संशोधन होता रहता है। और भारत का आप जानते हो बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, लेकिन ब्रिटिश संविधान में संशोधन होते रहते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ उनके संविधान को सूट करता है, अमेरिका के संविधान को सूट नहीं करता। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है अभी देखेंगे। मैं ये इसलिए बता रहा था कि आप थोड़ा सा अंतर कर पाओ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जिसे अगर दंड दिया जाना है, किसी भी व्यक्ति को अगर दंड दिया जाना है, वो सिर्फ जो कानून बना है उसी के आधार पर दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, मतलब कानून, कहने का मतलब है सुप्रीमेसी, कानून जो है, लॉ जो है सर्वोपरि है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। लॉ को सबसे ऊपर रखा जाएगा। लॉ में जो लिखा गया है उसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाएगी या उसका दोष सिद्ध किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो कहता है कि कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सेम एक जैसे जुर्म के लिए उसे एक जैसी ही सजा दी जाएगी। ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, आगे हम समझेंगे क्यों, कि कोई एक जैसा कैसे हो सकता है। कई बार कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, अगर दोनों के ऊपर सेम फाइन नहीं लगा सकते ना, लेकिन ये वाला लॉ कहता है कि कोई भी कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके ऊपर एक जैसा रूल लागू होगा। अब ये वाला जब कानून ब्रिटिश संसद में आता है तो वो लोग संशोधन करके, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमज़ोर है, जैसे कोई बच्चा है जिस किसी ने जुर्म किया, तो उसके लिए वो अलग संशोधन कर देते हैं। लेकिन अमेरिका का कानून, अगर अमेरिका में ये होगा तो वो संशोधन कर ही नहीं सकते, इतना जल्दी वहाँ संशोधन संभव ही नहीं है। तो वो इस चीज़ से इसको डिनाई करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को वो डिनाई करते हैं। इसलिए तो ये बात है। अगर यहाँ ब्रिटेन के संसद में होता है, ब्रिटिश संसद में होता है, तो वो आराम से संशोधन करके इसे बदल सकते हैं। इसलिए इनके संविधान बनने के साथ साथ से आज तक ये चला आ रहा है। तो ये किसकी अवधारणा थी, ये ध्यान होना चाहिए, डाइसी की। डाइसी ने सबसे पहले, ये एक जूरिस्ट थे, ब्रिटिश जूरिस्ट थे। ये तेरा जैसा लग रहा है, ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे और इन्होंने ये नियम दिए थे। तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का सीधा सीधा मतलब आपको समझा दूं कि जैसे कोई प्रधानमंत्री है देश का, तो उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ये उसके पद का अधिकार है कि वो कुछ जो भी वहाँ लीगल कार्य कर रहा है देश के हित में, वो जो भी कर रहा है वो अपने पद के हिसाब से कर रहा है, ना कि उसका व्यक्तिगत अधिकार है कि वो
कोई भी संशोधन करवा सकता है या कुछ, जैसा कि कई बार ऐसा हो चुका है जो अपने फायदे में लोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ संवैधानिक तौर पे अलाउ नहीं है। संविधान प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब यही है कि एक और उदाहरण देता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी पावर में बैठा है, और वो कोई, मान लो कोई भी पावर है, कुछ भी पावर है, मान लो जज है, वो जज है और किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है जो दोषी है, उसको उसने सज़ा सुनाई, या किसी कंपनी को सज़ा सुनाता है, किसी कंपनी को ये जज जो है, जज साहब सज़ा सुनाते हैं कि इस कंपनी को बंद करवाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जाकर के इसे बंद करवाएंगे। इनके पद की एक गरिमा है, इनके कहने पर पूरी की पूरी, पूरा राज्य मतलब आप जानते हो सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा सरकार लग जाएगा इसे बंद करवाने में, इनके कहने पर। किसके कहने पर? जज साहब के कहने पर। ठीक है, जज साहब के कहने पर पूरा राज्य लग जाएगा इसे बंद करवाने पर का। तो इनका जो असल में इनकी व्यक्तिगत पावर थोड़ी ना है, ये तो इनके पद की पावर है कि ये जज हैं, और ये अगर आदेश देते हैं तो पूरा राज्य इनके साथ होके इस कंपनी को बंद करवाएगा। तो ये चीज़ होती है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। सिंपली आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। ये तीनों चीज़ें भारत के संविधान में रखी गई हैं: सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। आगे चलते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, इन तीनों आधारों पर क्या कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी व्यक्ति के साथ। आप एक शब्द में इसे ऐसे ध्यान रखो, नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होगा, अगर आपको सारे शब्द नहीं भी याद रहते हैं तो इतना ही याद रख सकते हो कि नो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला इसमें लागू होता है कि अगर कोई व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। तो ये चीज़ है इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ। नेक्स्ट चलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की तरफ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से आया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया है वो देख लीजिए। हाँ, तो अमेरिका का जो संविधान है उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को क्यों रखा गया है, ये मैं बताने जा रहा था। इक्वल तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का फॉर्मूला चलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा लॉ को, लॉ पे काम करेगा। लेजिस्लेचर जो है मेक ऑफ लॉ करेगा, लॉ बनाएगा। जुडिशियरी जो है इंटरप्रिएट करेगा लॉ में। ठीक है, इनका तीनों का जो भी काम है, ये एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी भी हालत में। सिंपली समझ लीजिए, संसद, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी मान लीजिए ये है सरकारी कर्मचारी। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा ये बता रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, संसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, ये सब आएंगे किसमें? एग्जीक्यूटिव में। यहाँ आएगी पूरी की पूरी संसद। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता होगा। और जुडिशरी आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर। अदर ठीक है, तो इसमें ये आ जाएंगे। अब इनका काम होगा इंटरप्रिएट करना। अगर कोई बना है, कुछ भी संविधान, कुछ भी कानून बनाया गया है, तो वो ये देखेंगे कि सही है कि नहीं। लेकिन जो अमेरिका का कानून है वो ये कहता है कि ये इधर नहीं आ सकते, इसमें ये कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब संसद बैठेगी तभी सारा काम होगा, ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर कर दे। ये तो खैर यहाँ भी होता है, ये हर जगह होता है। लेकिन ये जो संसद है वो कभी भी जुडिशियरी के बीच में नहीं आ सकती। यहाँ का जो कानून है बहुत ज़्यादा टफ है, जुडिशियरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और संसद कभी भी जुडिशियरी के बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे 50 राज्य हैं
50 राज्य हैं। अगर आप कोई कानून बनाते भी हो तो सभी राज्य के अलग अलग पास करवाना होगा, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र, मतलब यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। तो सभी राज्यों में अलग अलग एक तो पास कराना होगा। दूसरी चीज, वहाँ सभी जगह की हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं देंगे तब तक कोई भी कानून अगर जैसा बनाया जाता है तो वो इम्प्लीमेंट उसका नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का लॉ को लागू किया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट लाया जाता तो अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति के अधिकारों के साथ हानि होती, उसको नुकसान होता, तो यहाँ पे कानून बदलना बहुत टफ था, नहीं बदला जा सकता था। इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बात कही गई है यहाँ पे। मतलब बिना भेदभाव के, मैं यहाँ लिखता हूँ, बिना भेदभाव के समान परिस्थिति में समान कानून, बिना भेदभाव के समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान कानून। जैसे कोई दो बिजनेसमैन है, मान लीजिए दो बिजनेसमैन हैं जिनकी 50-50 करोड़ की संपत्ति है, 50-50 करोड़ की संपत्ति है इनकी। तो अगर इनके ऊपर फाइन लगाया जाता है तो एक जैसा फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए इन्होंने मान लीजिए कुछ किया है, इसी प्रकार मान लीजिए कोई 50 करोड़ वाला है और एक 10,000 महीने कमाता है। अगर दोनों के ऊपर सेम तरह का भुगतान करने को या मतलब पेनल्टी लगा दी जाएगी तो ये कैसे दे पाएगा? 10,000 वाला मान लो इसके ऊपर 10 लाख का लगा दिया, ये तो आराम से लेके दे के निकल जाएगा। ये कहाँ से देगा? 10,000 कमाता ही है। तो ये चीज़ें होंगी, जो समान स्थिति में है उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान कानून उनके ऊपर लागू होगा। तो इसे प्लीज नोट बना लेना जो भी मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, तो इसे कहा गया रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें था नो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। आप समझ सकते हो क्यों, ठीक है, आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगर वो वाला रूल लागू किया जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला, तो वो यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ संसद संशोधन संविधान में नहीं कर सकती। और यहाँ पे जुडिशियरी का ज़्यादा नहीं है ब्रिटिश कानून में, यहाँ मेन संसद है, संसद जो चाहेगी वो होगा। इस वजह से यहाँ पे संसद जब चाहे संशोधन कर सकती है ब्रिटिश कानून के अनुसार। इस वजह से ये नो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला अपनाते हैं। और भारत का जो संविधान है उसमें ये कहा गया कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज करेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ को, और हमें जब जरूरत पड़ेगी हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को यूज करेंगे। भारत का संविधान भी ऐसे ही काम करता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ही संविधान के सिद्धांत पर ही हमारा संविधान काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अंतर है। जुडिशियरी यहाँ पे काफ़ी कुछ आपने सुना होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो थोड़ा सा यहाँ पे इधर आ सकती है, ये थोड़ा सा इधर आ सकते हैं, और ये लोग भी थोड़ा थोड़ा इधर जा सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार ये लोग भी कानून बना करके उसे ही पास कर देते हैं। पास तो यही करते हैं, लेकिन कई बार जुडिशियरी का फैसला होता है कि नहीं करना है लेकिन करते हैं। आपको अगर ध्यान होगा तो 2018 में 2018 में 2018 या 19 में कुछ थोड़े से प्रोटेस्ट हुए थे, किसमें? एस टी एक्ट के खिलाफ। क्योंकि उस समय के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था जस्टिस दीपक मिश्रा, अभी याद आ गया मुझे, दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जी ने SC
SC/ST एक्ट जो है उसमें एक प्रावधान है कि कोई अगर SC/ST एक्ट किसी के ऊपर लगता है तो बिना, अभी ऐसा रूल है कि बिना किसी अगर SC/ST एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई गिरफ्तार किया जाता है व्यक्ति, तो उसको 6 महीने तक बिना किसी जांच के भी रखा जा सकता है, बिना किसी जांच के ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन बाकी ऐसा कोई कानून नहीं है कि बिना किसी जांच के किसी को गिरफ्तार कर लो। तो इन्होंने कहा कि ये वाला कानून बदला जाना चाहिए और इन्होंने अपनी तरफ से बदल भी दिया। उन्होंने फैसला सुनाया कि आज से ये वाला कानून बदला जाता है और बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो गलत होगा, और जिसे भी गिरफ्तार किया जाएगा तो पहले जांच की जाएगी, उसके बाद ही SC/ST कानून उस पर लगेगा। लेकिन काफ़ी उसके बाद हंगामा हुआ और फिर उसके बाद संसद ने उनके आदेश को पलट दिया। संसद के पास अधिकार है, भारत के संसद के पास अधिकार है, अमेरिका की संसद के पास ये अधिकार नहीं है। भारत के संसद के पास हालांकि संविधान संशोधन करेंगे तो होगा, लेकिन संविधान संशोधन अगर वो लोग करेंगे तो सारे राज्य, उनके यहाँ के सारे राज्यों के हाई कोर्ट में मामला जाएगा, फिर सारे राज्यों के विधानसभा में मामला जाएगा, वहाँ से पास होगा, उसके बाद उनके कोर्ट में हो जाएगा, अगर वहाँ से भी क्लियरेंस मिलती है तब जाके कानून बनेगा। यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, सीधे सीधे संसद में संशोधन किया। भारत सरकार का आपको पता ही है आज की डेट पे बहुत ज़्यादा पावर है, तो आराम से उन्होंने पास करा दिया और इसे बदल दिया। तो इस तरह से जुडिशियरी के काम में दखल दिया लेजिस्लेटिव ने, भारत में संसद ने दखल दिया, क्योंकि उनका फैसला था कि ये कानून बदल दिया जाना है, लेकिन उसे इन्होंने संसद में उसे उलट दिया। तो ये चीज़ भारत के संविधान में पॉसिबल है। अब आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि जब केशवानंद भारती मामले की सुनवाई हुई 24 अप्रैल 1973 इस डेट को, तो उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल जो 14 है वो आर्टिकल 14 सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूल तत्व है। यानी विधि का शासन संविधान की मूल संरचना है, विधि का शासन संविधान की मूल संरचना है और इसे किसी भी कीमत में बदला नहीं जा सकता। तो इस समय इन्होंने ये चीज़ कहा था, तब से ये चला आ रहा है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के संशोधन से, मतलब अगर भारत का संविधान चाहता है कि 368 आर्टिकल 368 का यूज करके आर्टिकल 14 को बदल दे, आर्टिकल 14 में कुछ प्रावधान डाल सकता है थोड़े बहुत, लेकिन इसे बदल नहीं सकता। जो इसकी मूल संरचना है उसे नहीं बदल सकता। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को नहीं चेंज करेंगे ये, उसमें कुछ चीज़ें नई डाल दें वो हो सकता है। तो मूल संरचना का मतलब यही हुआ कि अगर किसी चीज़ को भारत के संविधान की मूल संरचना माना गया है हमारे संसद द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, संसद तो कभी मानती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही ये चीज़ करती है, तो उसे बदला नहीं जा सकता, उसे हटाया नहीं जाता, पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। अगर बदला भी गया और ऐसा लग रहा है कि मूल संरचना उससे खंडित हो रही है, तो जितनी मात्रा में मूल संरचना उससे खंडित हो रही है उतनी मात्रा में वो संविधान में अगर कुछ नई चीज़ जोड़ी गई है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें जानना जरूरी है जो अपवाद हैं। समानता के अपवाद, समानता के कुछ अपवाद हैं। अपवाद में आता है एक आर्टिकल 361, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के ऊपर कोई उनके कार्यकाल के दौरान
किसी भी प्रकार का कोई काम उन्होंने किया है तो उन्हें सीधे सीधे न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा, उनके ऊपर सीधे सीधे कार्यवाही नहीं की जा सकती। महाभियोग के अलावा, महाभियोग फिर अलग अलग चीज़ है, महाभियोग की बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 के जो भी मर्यादा है, आर्टिकल 14 की मर्यादाएं 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर आर्टिकल 14 की मर्यादाएं लागू नहीं होती, ये आपको रखना है ध्यान। दूसरी चीज होती है संसद। संसद, अगर कोई विधायक या कोई संसद हमारे देश के संसद के अंदर कोई बात कहता है तो आर्टिकल वो किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 105 के तहत। जो हमारे राज्यसभा या लोकसभा टीवी में आपने देखा होगा जो डिबेट वगैरह होता है, वो उसमें अगर कोई बात कही जा रही है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ढूंढ के रोज कर देगा, तो संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर वहाँ कुछ कहा जा रहा है इसके खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का मुकदमा नहीं किया जा सकता। ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह से हाँ, एक चीज़ और रह गई, राज्य विधान मंडल। राज्य विधानमंडल करती है अनुच्छेद आर्टिकल 194 के तहत। जो वहाँ पे डिबेट होते हैं इस आर्टिकल के तहत करते हैं, 194 के तहत। और संसद में जो होती है वो 105 के तहत की जाती है। तो अगर इन दोनों के तहत की जा रही है तो इसके खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा या न्यायालय के सामने इन बातों को नहीं, उन्होंने कुछ कहा, किसी को बुरा लग गया तो सीधे सीधे जाके न्यायालय में अगर अपील करते भी हैं तो खारिज कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें दो हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानना है और हमेशा ध्यान रखना है, वो है आर्टिकल 31C यानी इंदिरा गांधी का काल। ये हमारा 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन गलत हो गया, ठीक है, समझ लेना आप। तो ये इसमें क्या हुआ था ये समझ लेते हैं। अब इंदिरा गांधी सरकार को वेलफेयर में बहुत सारे काम करने थे। बाकी बहुत सारे उन्होंने अलग अलग संशोधन किए, लेकिन हम बात करेंगे 25वें संविधान संशोधन की, क्योंकि ये आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है। तो 1971 में उन्होंने एक संविधान संशोधन किया, 25वां संविधान संशोधन, और इन्होंने आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में पहले था क्लॉज 1, क्लॉज 2, फिर उनके पिताजी मतलब जवाहरलाल नेहरू ने ए और बी जुड़ाया। बी क्या था? बी था नौवीं अनुसूची, और इसमें लिखा उन्होंने, ए में लिखा था, ये पहले का, ये पुराना है, 1951 में पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, पहला संविधान संशोधन में उन्होंने ये चीज़ें जुड़ाई थी। इसमें जोड़ा था कि अगर वेलफेयर में कोई काम कर रही है सरकार, आर्टिकल 39 के पक्ष में कोई काम कर रही है तो जो अनुच्छेद 31 की दो मर्यादाएं हैं इस पर लागू नहीं होंगी। अनुच्छेद 31 में मर्यादा ये थी कि इन्हें बराबर का कंपनसेशन देना होता था, जितने की ज़मीन है उतना देना होता था। तो ये अगर सरकार सबको ऐसे बराबर का
अनुदान बांटने लगेगी तो कैसे वेलफेयर में काम होगा। इतने पैसे तो देश के पास थे नहीं उस समय, अभी भी नहीं है। तो सरकार जानती थी कि इस तरह से तो हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ संशोधन किया और उन्होंने बताया ये दोनों मर्यादाएं आर्टिकल 31 ए के तहत लागू नहीं होंगी। और दूसरा 9वीं अनुसूची बना करके जो भी कानून, और 9वीं अनुसूची बनाकर कहा कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून डाला जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। मैडम इंदिरा गांधी ने सी और जोड़ दिया 1971 1971 में सी और जोड़ दिया। और इन्होंने भी कुछ वैसी बात की लेकिन थोड़ा टफ हो गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई विधि अनुच्छेद आर्टिकल 39 बी एंड सी के पक्ष में बनती है, तो बी और सी के पक्ष में बनाया जाता है तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 19 और 31 की कोई भी मर्यादा इन पर लागू नहीं होगी। अगर आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, तो कोई व्यक्ति की अगर जमीन छीनी जाएगी तो वह चला जाएगा आर्टिकल 14 के तहत, हम विधि के समक्ष समान है, हमारी जमीन कैसे छीनी जा रही है। आर्टिकल 9F, आर्टिकल 19F में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जमीन ले सकता है, खरीद सकता है या उसे बेच सकता है, तो ये उसका मौलिक अधिकार होगा। ये कहा गया था, बाद में हटा दिया गया। ये इस मर्यादा को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 31 सी जोड़ दिया। और 31 में तो आपको पता ही है कंपनसेशन देने का प्रावधान था, कंपनसेशन देने का प्रावधान था, तो उसे भी उन्होंने कहा कि इसकी भी मर्यादाएं लागू नहीं होंगी। ये किया गया था मैडम इंदिरा गांधी द्वारा केशवानंद भारती केस के तहत। केशवानंद भारती एक केरला के मठ के संचालक थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनकी ज़मीन लेने के लिए ये सब उन्होंने किया था। अब आर्टिकल थोड़ा सा ये भी सुन लो, आर्टिकल 39 लिखूंगा नहीं, आर्टिकल 39 बी कहता है, आर्टिकल 39 बी कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार बटा होना चाहिए कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से समाधान हो सके। सामूहिक हित में जो भी है वो सर्वोत्तम रूप से बांटा जा सके, उसका समाधान हो सके। 39 सी कहता है कि धन का सकेंद्रीकरण, धन या उद्योग का सकेंद्रीकरण ना हो, एक जगह ना रहे, सब में बराबर रूप से बटा हो। एक कैपिटलिस्ट देश में ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है, आपको पता है, लेकिन मैडम इंदिरा गांधी ने ये प्रयास किया और हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी के तहत हमें आज नहीं तो कल ये चीज़ करना है, ऐसा हमारे संविधान निर्माता हमसे उम्मीद करके गए हैं। तो उन्होंने प्रयास किया कि जो आर्टिकल 31 है वो जो रोक रहा है इन सब चीज़ों को लागू करने से, उसे किसी भी प्रकार से हम बदल सकें और कुछ चीज़ें लागू कर सकें जिससे वेलफेयर में कुछ काम किया जा सके। तो उन्होंने कुछ कदम उठाए थे, वो ये थे। आर्टिकल 13 में बाकी भी हम समझेंगे, बहुत कुछ किया था उन्होंने, बहुत अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 14 के लिए यही जरूरी है, तो ये समझ रहे थे। अब एक संस्था है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नाम की, जो कि वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, और ये हर साल इस चीज़ पे क्या रूल ऑफ लॉ पे रिपोर्ट निकालती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की इस बार रैंकिंग क्या है ये जानना जरूरी है, यूपीएससी या अदर एग्जाम के लिए भी। तो भारत की रैंकिंग है इस बार 69, 128 कंट्रीज में 69 है। और पिछले साल 2019 में, 2020 में ये है, 2019 में 68 था 128 कंट्रीज में। तो हमारे 126 कंट्रीज में, 8 नहीं, 2 कम थी। सिक्स कंट्रीज में। तो ये रिपोर्ट, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है
और हर साल ही इसकी रिपोर्ट आती है। भारत की ही रैंकिंग जानने की ज़रूरत थी तो मैंने वो बता दिया। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और जो जोड़ी गई थी, कंपनसेशन। पहले था कंपनसेशन, उसकी जगह पे जोड़ दिया गया उचित रकम। मतलब जो सरकार को ठीक लगेगा उतनी रकम दे देगी ये। अब अभी कुछ उदाहरण दे देता हूँ और अब आर्टिकल 14 ख़त्म हो चुका है जो भी था। अब ये कैसे लागू होता है, मतलब लागू क्या, आप कैसे आम लाइफ में समझ सकते हो कि आर्टिकल 14 का यूज़ कैसे क्या होता है, तो वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे एग्ज़ाम्पल है सीएए का। सीएए का एग्ज़ाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ। सीएए भारत में पूरी तरह से लागू हो चुका है, लेकिन कुछ राज्य थे जिन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी। उसमें था एक केरला। केरला ने ये कहा कि ये जो कानून है वो फंडामेंटल राइट का हनन करता है। दूसरा इन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भारत के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ये 3 चीज़ उन्होंने कहा। क्यों गए ये, सॉरी किस आर्टिकल के तहत गए, आर्टिकल 143 के तहत गए। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए। ये असल में मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे और मौलिक अधिकार राज्य का तो होता नहीं है, इंडिविजुअल का होता है। तो अगर इंडिविजुअल जाता सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 से जाता इस चीज़ के लिए, आर्टिकल 14 के लिए। ये आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं कि हमारा जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। सब अगर समान हैं तो सिर्फ मुस्लिमों को ही क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, क्यों उन्हें नहीं लिया जा रहा है, बाकी सबको लिया जा रहा है। तो ये भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी है और फंडामेंटल राइट यानी विधि के समक्ष समानता के भी खिलाफ है और आर्टिकल 15 के भी खिलाफ है। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई इंडिविजुअल जाता सुप्रीम कोर्ट तो वो जाता आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन फंडामेंटल राइट इनका तो होता नहीं पूरे उसका। ये आर्टिकल 43 का यूज करके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। बट ये ऐसा है कि स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा ये कानून बनाया जा चुका है, तो इसमें जाने का पता नहीं क्या इनका मकसद था, लेकिन खैर गए ये। तो ये था। अब सरकार, इसे मैं समझाता हूँ आपको कि ये दोनों जो कानून हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों की बात कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्ट में लिखूंगा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों चीज़ें कैसे यहाँ पे लागू होती हैं वो समझा रहा हूँ और कैसे इसका अपन उदाहरण दे सकते हैं। भाजपा ने क्या कहा वो देख लेते हैं, कांग्रेस ने क्या कहा वो देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। भाजपा ने कहा कि हमारे देश के संविधान के अनुसार विधि के समक्ष सब समान है, और अगर विधि के समक्ष सब समान है तो मुस्लिमों को ही क्यों छोड़ा गया। मुस्लिम कंट्री, इन 3 कंट्री से जो मुस्लिम आ रहे थे उन्हें ही क्यों छोड़, ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, लेट मान लो, तो उन्हें ही क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया, उन्हें ही क्यों मना किया गया। बाकी 6 के 6 हिंदू, बाकी जो भी बच्चे आप समझ सकते हो, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध को आने दिया जा रहा है, जबकि मुस्लिमों को नहीं। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के खिलाफ है। तो ये था विपक्ष का तर्क। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट ने, देखो सुप्रीम कोर्ट सीधी बात है ये मान के चलता है कोई अगर संविधान बना है तो वो लीगल होगा। आप साबित कर दो अनलीगल है तो सुप्रीम कोर्ट मान लेगा, लेकिन वो पहले से ये मान के चलता है कि लीगल है, आपको साबित करना है। तो उन्होंने ये कहा, सरकार ने ये कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर बात करें, हालांकि इस चीज़ का
वहाँ किया होगा, नॉर्मल आप टीवी डिबेट में नहीं सुनोगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर बात करें तो भारत के जो तीनों साइड देश हैं, ये तीनों देश हैं जिनकी बात कर रहा है, इन तीनों का रिलीजन मुस्लिम है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जबकि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन ये माइनॉरिटी में है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो देश हैं जैसे म्यांमार है, सॉरी म्यांमार बोल रहा हूँ, मालदीव है, यहाँ पे मालदीव है, इनका भी रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, इनका ऑफिशियल मुस्लिम धर्म से रिलीजन है। और अदर इधर जो ईरान और बाकी कंट्री हैं वहाँ पे भी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक यहाँ ये बाकी के धर्म के लोग हैं। तो अगर ये यहाँ पे इनके इनके साथ गलत होता है और ये यहाँ भाग के आते हैं तो ये कहीं और जा भी नहीं सकते, ये सिर्फ भारत ही आ सकते हैं। और चूंकि ये अल्पसंख्यकों का मामला है इसलिए ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान संरक्षण की बात करता है। तो अगर इनके साथ असमान व्यवहार हो रहा है तो हम इन्हें क्यों ना भारत में शरण दें, जबकि बाकी जो मुस्लिम है वो अदर कंट्री भी जा सकते हैं भाग के, या अगर उनके साथ कुछ गलत होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश या यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो इस तरह से ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अगर हम इन्हें नहीं लेते हैं तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के खिलाफ है, क्योंकि समान नहीं है, ये यहाँ पे असमान है। ये इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है, इनका धर्म भी अलग है और इनके पास दूसरा कोई देश भी नहीं है जाने को। तो ये चीज़ के तहत हम इन्हें शरण दे रहे हैं। तो ये था सरकार का पक्ष। और क्योंकि इस पक्ष के साथ ये तो जा नहीं सकता इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला, तो ये सरकार का था और ये विपक्ष था। इस तरह से सरकार ने इसे क्लियर किया। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। जैसे मुस्लिम औरतों को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं जो मिल जाने चाहिए थे अब तक, तो उस विषय में अगर बात करें तो इस पे भी वो लोग कुछ पिटीशन आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि एक जैसा बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे कानून है, जैसे 3 तलाक का मामला था। 3 तलाक में वो तो खैर हट गया, बट एक एग्जांपल दे सकते हैं कि 3 तलाक में जो पुरुष है वो तलाक 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 करता है और 3 तलाक के तहत उनका तलाक हो जाता है, मान लेते हैं ऐसा वो लोग। लेकिन ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ दोनों के खिलाफ है। अगर पुरुष को अधिकार है 3 तलाक, हालांकि दोनों को नहीं है ऐसे, क्योंकि तलाक के लिए अलग प्रावधान है, आप अदालत जा सकते हो, आप उनके खुद के कुछ, मुझे वो ध्यान नहीं है, एक अदालत टाइप का मतलब एक समझौता घर टाइप का होता है, उसमें जाके वो अपना सुनवाई करा सकते हैं, मतलब अपने केस को निपटा सकते हैं और बड़े आराम से निपट जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम है मुस्लिमों में वो, तो वो सब है। आप सिर्फ तलाक 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 करके अगर किसी महिला को तलाक दे देते हो तो ये उसकी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और आर्टिकल 15 का भी, 15 के तहत भी जो भी उनके अधिकार हैं उसका हनन है। इस तहत कहा जा रहा है कि जो कई अदालतों ने कहा और सरकार को कहा, कई अदालतों ने कहा, कई सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने कहा कि इस चीज़ के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल 14 के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैंने इसे आपके सामने शेयर किया। इसके अलावा आप कुछ उदाहरण खुद से सर्च करके भी देख सकते हैं नेट पे। इतना अभी आज के लिए काफ़ी होगा। आर्टिकल 14 से जुड़ी मैंने सारी बात आपको बता दी जो भी इम्पोर्टेंट थी। आप आराम से एक बार कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ के समझ लेना, क्योंकि याद तो कुछ चीज़ें करना पड़ेगा क्योंकि मैं समझा सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।